स्टूडेंट वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, आज की क्लास आप सबकी इम्पॉर्टेंट है और आज हम लोग कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी स्टूडेंट बी एस पी एस सी एल के स्टूडेंट हैं एंड देन जितने भी स्टूडेंट एन वी एस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, नवोदय विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो आज का क्वेश्चन है ये लगभग आपको ऑडिट में भी मिलेगा और कंपनी एक्ट्स में भी मिलेगा, मतलब ऑडिटर से रिलेटेड, ठीक है, कंपनी एक्ट के जो नियम है ऑडिटर के लिए, और वो आपका ऑडिट का भी सेक्शन है, तो लगभग इंपॉर्टेंट है दोनों स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट बिजली विभाग का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं बी एस पी एस सी एल जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए, और जितने स्टूडेंट एन वी एस के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ये क्लास आप दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। एक छोटी सी क्लास है और आज से मैं डेली आप सभी लोगों के लिए, आज तो टॉप 10 क्वेश्चन है, वरना पर डे अब टॉप 15 क्वेश्चन पर डे आप सभी लोगों को मैं कवर कराऊंगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम का डेट मैं बता दूँ, बी एस पी एस सी एल जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए मई में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है। जल्दी अपडेट आएगा और 1 महीने का समय मिलेगा, मई में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो अभी आप निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। बाकी एनवीएस वाले 15 मई को आपका एग्ज़ाम है, ऑडिट असिस्टेंट वाले, तो आप लोगों के लिए भी मेरे हिसाब से समय है, क्योंकि आपका 30 अप्रैल में 30 दिन रहेगा, 15 दिन उधर पकड़ लीजिए और इधर भी आपका 8 से 9 दिन, तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40 दिन आपके पास, एक 40 सेवा भी है लेकिन कम से कम 40 दिन मान के चलिए। तो जो भी आपका लेंदी सिलेबस है पूरा आप पढ़ते रहिए, काफ़ी लेंदी सिलेबस है, तो उस पर आप अपना मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए, ठीक है। या चलिए आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी एक्ट से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाई। स्टैच्यूटरी ऑडिटर मतलब कानूनी लेखा परीक्षक को कंपनी, मतलब कंपनी के जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर होते हैं, कानूनी लेखा परीक्षक होते हैं, ठीक है, उनको कौन नियुक्त करता है ये पूछा जा रहा है। मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है शेयर होल्डर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और एक कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसे एजीएम शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब वार्षिक साधारण सभा, ठीक है, वार्षिक सामान्य सभा, शेयर धारकों द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि किस योग्य क्वालिफाइड पर्सन को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो कंपनी का जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है। तो शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य सभा में लेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, ऑडिटर को बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो पूरी तरीके से ज़रूरत है, ठीक है, कानून की दृष्टि से लीगल है, तो वो आपका एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कंपनी के कानूनी लेखा परीक्षक का, स्टैच्यूटरी ऑडिटर का, ठीक है। आइए इसको हम और भी डिटेल में बात करते हैं, क्यों अपॉइंट किया जाता है। कानूनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे भारतीय कंपनी कानून, जो आपका कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है, आपका चल रहा है कंपनी एक्ट 2013 आपका चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी जांच करवाने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करवाने के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना होता है, जो काफ़ी क्या होता है, लीगल होता है, ज़रूरी होता है, ओके। या ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के खातों में कोई भी गलती नहीं है और जितने भी कंपनी के खाते हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपके ऑडिटर अपॉइंट किए जाता है, स्टैच्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। इसमें शेयर धारकों की क्या भूमिका होती है, क्या योगदान रहता है शेयर होल्डर्स का। तो एक कंपनी में क्या होता है, कानूनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति शेयर धारक करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं, और शेयर होल्डर्स ये नियुक्ति एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स लेखा परीक्षक का चुनाव करते हैं और उनके काम के लिए उनको कितना फीस मिलना चाहिए, उनकी सैलरी वगैरह क्या मिलनी चाहिए, मतलब रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक उन्हें कितना मिलना चाहिए, ये भी वो डिसाइड करते हैं। और शेयर होल्डर्स अपने लिए करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में, ठीक है, और बेफिक्र होकर ये काम करते हैं अपना। बाकी ऑडिटर को पूरी तरीके से आज़ादी रहती है, कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो उनको चेक कर सके, वेरीफाई कर सके और अपना रिपोर्ट दे सके, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए, पहली बार जो होता है, एक कंपनी के लिए पहले लेखा परीक्षक को, मतलब एक कंपनी जो है किसी भी ऑडिटर को, कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो निदेशक मंडल नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और पुनः नियुक्ति जब होती है लेखा परीक्षक की, ऑडिटर की, तो हर साल वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। क्यों शेयर धारक नियुक्त करते हैं, अगर इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए, सबसे पहले फ्रीडम, शेयर धारक क्यों नियुक्त करते हैं,
जो शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो ऑडिटर है, कंपनी के जो लेखा परीक्षक है, वो कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होकर वो काम कर सकें, ताकि वे बिना किसी दबाव के कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की वो जांच कर सकें। ठीक है, और कंपनी के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो सके, इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन निकाल लें तो लेखा परीक्षक का चुनाव कौन करता है, कौन अपॉइंट करते हैं, तो वो शेयर धारक। ठीक है, और ये डिसीजन कहाँ लिया जाता है, ये एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि रिम्यूनरेशन कमिटी इज मेड अप ऑफ। रिम्यूनरेशन कमिटी जो है, रिम्यूनरेशन मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो सैलरी का डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ पे सभी लोगों की पारिश्रमिक तय होती है, सैलरी डिसाइड होता है, तो ये जो कमेटी होती है ये किससे बनी होती है। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मानधन समिति। अगर आएगा आपके एग्जाम में तो ऐसे भी लिख कर आ सकता है। तो मानधन समिति आपकी किससे बनी होती है, तो मानधन समिति मतलब रिम्यूनरेशन कमेटी में आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, या ओनली आपके ऑडिटर्स होते हैं, या आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिम्यूनरेशन कमेटी में आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्र निदेशक होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं रिम्यूनरेशन कमेटी के मेंबर। ठीक है, रिम्यूनरेशन कमेटी क्या होती है, इसको डिटेल में बात कर ले तो ये एक ऐसी कमेटी होती है, एक ऐसी समिति होती है जो निदेशक मंडल जहाँ पे कई डायरेक्टर्स एक साथ, कई डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और सभी डायरेक्टर का समूह जो होता है उसे हम बोलते हैं निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंपनी के कार्यकारी निदेशकों और अन्य प्रमुख कर्मचारियों, कंपनी के अदर जितने भी एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी को लेकर, उनको बेनिफिट कितना मिलना, प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, बोनस कितना मिलना चाहिए अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट अचीव कर ले रहे हैं तो बोनस कितना मिलना चाहिए, इन सभी का डिसीजन लेने के लिए गठित किया जाता है किसको, रिम्यूनरेशन कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। और ये जो कमेटी होती है ये आमतौर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बनी होती है, जो फ्री होकर अपना काम करते हैं स्वतंत्र तौर पर, ताकि मानधन मतलब रिम्यूनरेशन से जुड़े निष्पक्ष और बेजोड़ तरीके से वो डिसीजन ले सके। क्लियर, यहाँ पे और भी डिटेल में हम थोड़ा बात कर लें क्यों यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के प्रबंधन के हिस्सा नहीं होता है, कंपनी के मैनेजमेंट से मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके निर्णयों में पारदर्शिता होती है और निष्पक्षता होती है। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कंपनी के लिए, ये वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जो मानधन के निर्णय हैं मतलब रिम्यूनरेशन के जो डिसीजन है कंपनी और उसके शेयर धारकों के सर्वोत्तम हित में हो। ठीक है, कंपनी और उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जिसने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हीं के हित में हो, ना कि कंपनी के व्यक्तिगत और प्रबंधकीय हितों से वो प्रभावित हो। ठीक है, तो इसीलिए जो मानधन समिति होती है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आपकी बनी होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दोज डायरेक्टर्स हु, मतलब एग्जीक्यूटिव जैसे आप समझ ही रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी। ठीक है, कार्यकारी जो निदेशक होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये मतलब दोज डायरेक्टर हो, वे निदेशक होते हैं जो, मतलब ये किस तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड के बाहर के व्यक्ति होते हैं, या ऑक्यूपाई मैनेजमेंट पोजीशन के होते हैं, मतलब प्रबंधन के पद पे होते हैं, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, या आपके इलेक्ट द बोर्ड कमिटी। ठीक है, बोर्ड समिति का चुनाव करते हैं। तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके ऑक्यूपाई मैनेजमेंट पोजीशन, वे प्रबंधक के पद पर होते हैं। जो आपके कार्यकारी, भाई कार्यकारी नाम से ही क्लियर है कि कंपनी में रहकर वो काम कर रहे हैं, कार्यकारी निदेशक, तो जाहिर सी बात है वो किस पे होंगे, मैनेजमेंट पोस्ट पे होंगे कि नहीं होंगे, ऑक्यूपाई मैनेजमेंट पोजीशन, वे प्रबंधक के पद पे होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे और डिटेल में हम बात कर लें, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके होते हैं, कार्यकारी निदेशक, जो कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट वर्क्स में सक्रिय रूप से ये शामिल होते हैं, कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी निर्धारित करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, और वे कंपनी के लिए व्यवस्थापकीय स्तर मतलब मैनेजमेंट लेवल पर ये काम करते हैं, और कंपनी के मतलब दिन प्रतिदिन के कामकाज का संचालन भी यही करते हैं। कौन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, तो क्लियर हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं कंपनी के। यहाँ पे अगर हम इसके क्वालिफिकेशन को लेकर अगर बात कर लें, कार्यकारी निदेशक की विशेषताएं अगर इनका लेकर बात कर लें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की क्वालिटीज़ को लेकर बात कर लें, तो देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है ये कंपनी के प्रबंधक पदों पर रहते हैं।
कंपनी के प्रबंधकीय पदों पर मैनेजमेंट पोस्ट पे रहते हैं, मतलब कौन कौन सा, जैसे सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म ही क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, तो ये प्रबंधकीय पद पर रहते हैं। और भी अगर हम बात कर लें सीएफओ, ठीक है, सीएफओ एंड सीईओ, ठीक है, तो ये कंपनी के प्रबंधकीय पदों पर रहते हैं, पहली विशेषता इनकी हो गई। दूसरा है वे निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हुए भी कंपनी के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। ये मेंबर भी होते हैं किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, लेकिन इन सबके साथ साथ कंपनी में अपने पद पर अपॉइंट होते ही ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्लियर। और अगर हम बात कर लें तो उनका कार्य कंपनी की रणनीतियाँ तैयार करना है। अभी मैंने पहले बताया था कि ये कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ निर्धारित करते हैं, कौन सी पॉलिसी पे कंपनी को काम करना चाहिए, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कौन सी रणनीति तैयार करनी चाहिए, स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। तो ये कंपनी के लिए रणनीतियाँ तैयार करते हैं और उनको लागू कराने का काम भी यही करते हैं। तो क्लियर है कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्यकारी निदेशक वो होते हैं जो किस पर रहते हैं, प्रबंधकीय पदों पर होते हैं, मैनेजमेंट पोस्ट पे आपका होते हैं, मैनेजेरियल पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर्स आर दोज हु होल्ड मैनेजेरियल पोजीशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी अग्रीज द रिम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी डिसाइडेड बाई, मतलब कंपनी जो होती है वो सहमत होती है, पूरी तरीके से एग्री होती है, ठीक है, सहमत होती है कि गैर कार्यकारी निदेशकों का जो मानधन है, मतलब जो रिम्यूनरेशन है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन मतलब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं है, कार्यकारी निदेशक नहीं है, उनकी जो रिम्यूनरेशन होती है मतलब सैलरी वगैरह होती है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, तो उनकी जो सैलरी वगैरह होती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तय किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। यहाँ डिटेल में हम बात कर ले तो जो रिम्यूनरेशन पॉलिसी है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, और सेल्फ फॉर्मुलेटेड अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यही गैर कार्यकारी निदेशकों के लिए एक व्यापक पारिश्रमिक नीति ये तैयार करते हैं और उसे अपनाएगा, नीति तैयार करके बोर्ड कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुपालन सुनिश्चित करेगा, ठीक है, जो भी पॉलिसी ये बनाते हैं कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ये बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, मतलब एक ऐसा लेख एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है, मतलब एक लेख मतलब एक आर्टिकल, ठीक है, अगर हम एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, मतलब एक लेख एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, किसके बीच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, किसके बीच एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कार्य करता है, कंपनी एंड इट्स मेंबर, कंपनी मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स, कंपनी एंड आउटसाइडर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है कंपनी और उसके सदस्यों के बीच, ठीक है। कंपनी जब भी किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स इसे हम एक तरीके से हम कह सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का एक तरीके से एग्रीमेंट करने पे, समझौता होने पे ये एक तरीके से बॉन्ड समझौते के तौर पे, लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे ये काम करता है, तो कंपनी और इसके मेंबर्स के बीच, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे और भी डिटेल में हम बात कर ले ये होता क्या है। अभी मैंने बोला ना ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, तो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स या इसे हम अदर फॉर्म में बोल सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये एक तरीके से कानूनी दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कंपनी और उसके सदस्यों मतलब कंपनी और उसके सदस्य मतलब सदस्य कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के मालिक माने जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से कंपनी में इनकी हिस्सेदारी होती है और कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो इनके बीच जो अनुबंध के तौर पर कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के आंतरिक कार्य कुशलता और उसके संचालन के नियम और शर्तें निर्धारित होते हैं। किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की आंतरिक कार्य कुशलता और कंपनी कैसे काम करेगी उसके संचालन के नियम और शर्तें भी निर्धारित होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर। और भी डिटेल में हम बात कर ले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से कह सकते हैं एक कानूनी दस्तावेज होता है। कंपनी जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी लिखी रहती है, कंपनी कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएगी, ठीक है, कंपनी कैसे काम करेगी, सभी नियम और शर्तें लिखे रहते हैं। तो यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को नियंत्रित करता है, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव, शेयर धारकों का हस्तांतरण, अन्य संगठनात्मक मुद्दे, ठीक है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। या और भी हम बात कर ले तो ये दस्तावेज कंपनी और उसके सदस्यों जैसे शेयर धारकों
के बीच एक कानूनी अनुबंध के रूप में कार्य करता है, जो यह निर्धारित करता है कि कंपनी अपने कामकाज, नियमों और शर्तों का पालन कैसे करेगी। तो ये दस्तावेज एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ये काम करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच, ठीक है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें। तो नेम ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज बाई, मतलब कंपनी का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है। एक कंपनी का जो नाम है, ठीक है, वो किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो कंपनी का नाम और सामान्य मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, सामान्य प्रस्ताव पर, या स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पर, या केंद्र सरकार की स्वीकृति पर, या एक विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार की स्वीकृति पर। तो जो कंपनी का नाम है, ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब एक विशेष प्रस्ताव लाया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से एक कंपनी का नाम बदला जा सकता है। तो इस हिसाब से आंसर आपका डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? डिटेल में बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग कहीं नोट डाउन किया कीजिए जब भी आप लोग क्लास अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्लास। तो जो क्लास के मतलब थियरी जो सेक्शन आपको क्वेश्चन के साथ कवर कराया जाता है, उसको कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 नाम परिवर्तन से संबंधित है, कंपनी के नेम को चेंज होने से रिलेटेड है, ठीक है, जिसके अनुसार कंपनी का नाम जो है एक विशेष प्रस्ताव द्वारा, कंपनियों को एक विशेष प्रस्ताव लाना पड़ता है कंपनी की साधारण सभा में, ठीक है, और केंद्र सरकार की विशेष प्रस्ताव लाया जाता है कि स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, और इन सबके साथ साथ केंद्र सरकार की स्वीकृति से सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा तो कंपनी का नाम बदला जा सकता है। अच्छा, इससे पहले जब मैंने क्लास किया था तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, कंपनी प्राइवेट शब्द प्राइवेट अपने नाम के जो पीछे लगता है, पीछे प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पीवीटी लिमिटेड वगैरह लिखा रहता है। तो कंपनी निजी शब्द को जोड़ने हटाने से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि कंपनी अगर लाभ के लिए काम नहीं कर रही है तो वो अपने नाम के पीछे से पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये शब्द हटा सकती है, निजी शब्द, ठीक है। तो यदि नाम में निजी शब्द जोड़ने हटाने से संबंधित परिवर्तन होता है तो केंद्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? अगर कंपनियां मान लेते हैं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो कंपनी अपने नाम के पीछे से प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटा सकती है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी रिक्वायर। मतलब कह रहा है कि कंपनी का जो रजिस्टर कार्यालय है, मतलब पंजीकृत कार्यालय कंपनी का, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बदलना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है। कंपनी का जो पंजीकृत कार्यालय है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें शिफ्ट करना है तो क्या ज़रूरी होता है। बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सामान्य प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन विद गवर्नमेंट अप्रूवल विशेष प्रस्ताव, सरकार केंद्र सरकार की स्वीकृति। तो इसके लिए देखिए बोर्ड का जो प्रस्ताव है, ठीक है, बोर्ड के प्रस्ताव के बाद ही कंपनी का जो पंजीकृत कार्यालय है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसे एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड के प्रस्ताव की जरूरतें होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए डिटेल में बात करते हैं। एक ही शहर में किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, बोर्ड के मतलब क्या प्रपोजल की ज़रूरत होती है, और जिसके बाद 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसे हम आरओसी बोलते हैं, जहाँ पे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कंपनियाँ जो पंजीकृत होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एक तरीके से ये एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पे सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो 15 दिनों के भीतर आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो फार्म है INC 22 ये दाखिल करना होता है, और इन सबके साथ साथ सहायक दस्तावेज जो अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अप्लाई करना पड़ता है। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले बोर्ड की बैठक होगी और एक प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। उसी शहर में पंजीकृत जो कार्यालय है के परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी कंपनी के शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी के बीच, और उसे पारित करने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है। संकल्प में परिवर्तन को अधिकृत किया जाना चाहिए, नया पता भी उसमें दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आरओसी के पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहाँ पे फार्म INC 22 ये भरकर वहाँ पे दाखिल करना होता है, और बोर्ड के प्रस्ताव को पारित करने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी के पास फार्म INC 22 ये दाखिल करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है।
फिर ये फार्म क्या है, पंजीकृत कार्यालय के स्थान से परिवर्तन की अधिसूचना के रूप में ये कार्य करता है। फार्म INC 22 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जो सहायक दस्तावेज जो आपके लगते हैं कौन कौन से हैं, तो देखिए बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति, ठीक है, बोर्ड के जो प्रस्ताव की जो प्रमाणित जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी, नए पते का प्रमाण पत्र जहाँ पे कंपनी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कंपनी बदला जा रहा है, मतलब जहाँ पे भेजा जा रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, उस नए पते का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में क्या क्या होगा, हस्तांतरण विलेख, पट्टा समझौता या किराया समझौता, ये आपका। और हाल ही के उपयोगिता बिल मतलब 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, तो ये आपके ज़रूरी हैं, ये लगते हैं, ठीक है। ये मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, बाकी देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। अदर अगर हम बात कर लें तो शेयर होल्डर्स अनुमोदन और क्षेत्रीय निदेशक अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब एक ही शहर के भीतर पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए शेयर धारकों या जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं उनसे विशेष प्रस्ताव अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ऐसे मामलों में MOA में बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। और अधिकार क्षेत्र, यदि बदलाव के परिणाम स्वरूप पंजीकृत कार्यालय जो है उसी राज्य के भीतर किसी अन्य रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है तो क्षेत्रीय निदेशक रीजनल डायरेक्टर्स को आवेदन करना आवश्यक हो सकता है। चलिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको टिक लगा लीजिए आप लोग और इसको ध्यान से देखिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाई, मतलब संगठन के लेख, एक तरीके से हम कह सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके द्वारा बदला जा सकता है। रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के प्रस्ताव लाने पर, या ऑर्डनली रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स, जो शेयर धारक होते हैं उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उनमें सामान्य प्रस्ताव द्वारा, या ए रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन एक विशेष प्रस्ताव द्वारा, या ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी कानून न्यायाधिकरण की अनुमति प्राप्त करके। तो एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ही कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विशेष प्रस्ताव की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब शेयर धारकों द्वारा आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एक तरीके से कंपनी का हम कह सकते हैं क्या, कंपनी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट में चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। प्रस्ताव और एसोसिएशन के नए लेखों की एक प्रति 15 दिनों के भीतर कंपनी हाउस में भी भेजी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अ चेंज इन द इज़ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैन बी अफेक्टेड बाई, मतलब कंपनी का जो पंजीकृत कार्यालय है अगर उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए क्या आवश्यक जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बात कर लेता हूँ। एक स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव की ज़रूरत होती है, कंपनी एनुअल विशेष मीटिंग बुलाती है, ठीक है, और वहाँ पे विशेष प्रस्ताव पास करती है इसके लिए, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। और इन सबके साथ साथ कन्फर्मेशन ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी कानून न्यायाधिकरण की पुष्टि की भी ज़रूरत होती है, तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए डिटेल में बात कर ले, अगर कोई कंपनी है उसकी आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के एसोसिएशन, ठीक है, के ज्ञापन MOA जिसे हम बोलते हैं में परिवर्तन करके और तथा केंद्र सरकार जो अब क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दिया गया है, ठीक है, से अनुमोदन प्राप्त करके अपने पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदला जा सकता है। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मे बी लास्ट क्वेश्चन। कंपनी का संविधान क्या होता है, मतलब द चार्टर ऑफ द कंपनी इज़, द चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स, कंपनी का संविधान क्या होता है, उसका क्या होता है कंपनी का संविधान। तो कंपनी का जो संविधान होता है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मतलब MOA हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOA, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक तरीके से कंपनी का संविधान होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं कंपनी को लेकर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं MOA में पूरी तरीके से लिखे रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो कंपनी का संविधान अगर आपसे पूछेगा क्या होता है, तो कंपनी का संविधान मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिटेल में बात कर ले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये कंपनी के चार्टर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट द चार्टर ऑफ द कंपनी।
ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी के चार्टर का प्रतिनिधित्व करता है। यह कंपनी के गठन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान तैयार किए गए कानूनी दस्तावेज होता है। मतलब जब भी कंपनी का क्या किया जा रहा है, कंपनी बनाई जा रही है, ठीक है, कंपनी का फॉर्मेशन किया जा रहा है या कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उस समय ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है। और इट डिफाइंड कंपनी रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स एंड स्पेसिफिक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी हैज़ बिन फॉर्म। और ये लीगल डॉक्यूमेंट शेयर धारकों के साथ कंपनी के संबंधों को भी बताता है। ये जो आपका एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक तरीके से कंपनी का और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, उन सारी चीज़ों को डिफाइन करता है और उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करता है जिनके लिए कंपनी का गठन किया गया है। मतलब कंपनी क्यों बनाई गई है उसको भी पूरी तरीके से डिफाइन करता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। देखिए थियरी पोर्शन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये एक बार याद हो गया तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो कंपनी का संविधान एक तरीके से हम कह दें चार्टर, तो ये उसकी सहमति पत्र मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कंपनी की कानूनी संरचना और उसके उद्देश्यों को निर्धारित करता है। इसे कंपनी का संविधान भी हम कहते हैं क्योंकि यह कंपनी के बुनियादी उद्देश्यों और सीमाओं को निर्धारित करता है। यह कंपनी की स्वतंत्रता और अधिकारों को भी स्पष्ट करता है। कंपनी की स्वतंत्रता और कंपनी के राइट्स क्या हैं उसको बारे में भी बताता है। एक तरीके से हम बात कर ले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस लिए बनाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कंपनी का जो कामकाज का क्षेत्र की सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, कंपनी का मतलब कामकाज का क्षेत्र क्या है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ क्या है कंपनी के प्रति, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण स्थान के बारे में बताता है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो एक कानूनी अनुबंध के तौर पे काम करता है, जो कंपनी और उसके शेयर धारकों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। तो एक तरीके से ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। तो हम कह सकते हैं जो कंपनी का संविधान है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आपको मेरे हिसाब से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो आपके होते हैं ऑडिट या कंपनी एक्ट से रिलेटेड, ये थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और जल्दी समझ में भी नहीं आते हैं, ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। कुछ वर्ड इसके टिपिकल होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आज की क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में पढ़ाए हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और चैनल को पहली बार आए हैं या पहले भी चैनल पे बने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है। और इन सब के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं BS PS CL के लिए, BS PH CL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इसका बैच लगभग 1 साल से चल रहा है। थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सभी पढ़ाया गया है, टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो गया है। अगर आप NVS ऑडिट असिस्टेंट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो 15 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका टेस्ट सीरीज़ और इसकी क्लासेस लगभग नहीं कराई गई है, लेकिन EMRS का बैच ज्वाइन करेंगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका यही है, इस पर डायल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।